हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग 22 के द न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स। सो व्हाट हैपेंड कि कल हमने पढ़ा था कि आपका आफ्टर एन बीरेन सिंह जो है वो फिर से रीअपॉइंट होंगे एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। बट एक न्यूज़ और थी साइड में कि बीजेपी इज लाइकली टू अनाउंस द चीफ मिनिस्टर फॉर बोथ द रिमेनिंग स्टेट्स गोवा एंड उत्तराखंड। सो फाइनली बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है एंड जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर से उनको ही रीअपॉइंट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो धामी इवन दो वो इलेक्शन हार गए, पुष्कर सिंह धामी, लेकिन तब भी उन वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे उत्तराखंड के। बट एक क्वेश्चन अराइज होता है, हुआ क्या कि जब हम इंडिया में बात करते हैं ना, तो चीफ मिनिस्टर हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया, उन दोनों को मेंबर ऑफ द हाउस होना चाहिए। इन केस ऑफ चीफ मिनिस्टर या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो, अगर उसके स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो। इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर आइदर ऑफ द हाउस का वो मेंबर होना चाहिए। अगर वो नहीं है और उसको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, मान के चलो कोई नॉर्मल पर्सन है, वो नहीं है किसी भी हाउस का मेंबर, और कर दिया जैसे कि पुष्कर सिंह धामी कर दिया, हो सकता है, बट फॉर दी 6 मंथ और विद इन अ 6 मंथ ही और शी शुड बी दी मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है नहीं, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल तो सिर्फ सिक्स स्टेट्स में है। ठीक है, अपन एक्रोनिम अगर याद हो, अपन एक्रोनिम पढ़ा था। It's something about I'm just forwarding आपका कुंभजट। ओके, तो कुंभजट KUMBJAT, जिसमें से जे डिलीट हो गया बिकॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो कुंभजट बचा, कुम AT बचा। सो K फॉर कर्नाटका, U फॉर आपका उत्तर प्रदेश, M फॉर आपका महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश एंड T फॉर तेलंगाना। ओके, सो दीज आर दी 6 स्टेट्स जहां पर अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बट उत्तराखंड इसमें काउंट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि पुष्कर सिंह धामी को विद इन 6 मंथ लेजिस्लेटिव असेंबली, उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर इलेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो 6 महीने बाद चीफ मिनिस्टरशिप कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, मूविंग फर्दर। सो कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट थी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन प्रेजेंट रहे, और दोनों की बहुत अच्छी बात भी हुई है ना, वर्चुअल मीटिंग हुई। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप को और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, डीपन किया जाए, इकोनॉमिक टर्म्स में, डिफेंस टर्म्स में और कल्चरल टर्म्स में, उस पर बात हुई और उसको लेकर बहुत सारे डील भी हुई है। ओके, सो यही चीज बताया गया। एंड कल हमने पढ़ ही लिया था कि कल के न्यूज़पेपर में कि जो ऑस्ट्रेलियन एनवॉय टू इंडिया, उन्होंने बोल दिया है कि इंडिया का जो स्टैंड है रशिया और यूक्रेन को लेकर, उसको क्वाड ने एक्सेप्ट कर लिया। और इंडो पैसिफिक जो है, एक जो मेन बोन ऑफ द मेन रीजन जो था इस समिट का, जिस बेसिस पे ये समिट हुई, वो थी आपकी क्वाड को लेकर, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया देखा जाए तो दीज आर दी टू मेजर पार्टी टू द इंडो पैसिफिक रीजन। एंड उन दोनों नेशन का यही कहना था कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। ठीक है, आज इस पे एडिटोरियल पे अपन एडिटोरियल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलो। So moving further, so it's a sad news from China. So what happened? A passenger plane named Chinese Eastern Airlines Boeing 737, uh, carrying around 123 passengers, including 9 staffs, 132 people को कैरी कर रहा था, बट वो क्रैश कर गया। ओके, सो यही मान के चलेंगे, अभी अभी डेथ रेट तो आई नहीं है, बट पूरी की पूरी तरह क्रैश किया है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 90 to 95% ऑफ दी जो पैसेंजर्स, हो सकता है 100% भी हो, 100% ऑफ द पीपल्स की डेथ हो जाए जो इस फ्लाइट में थे। ओके, सो फ्लाइट का नाम याद रखना, इट्स चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस बोइंग 737। इंडिया में भी एयरलाइन है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत प्यारी चीज बोली थी। एक केस हुआ था, एक इट्स अ फाइंडिंग से वो केस बन गया। वो ये था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को
द फैमिली मेंबर्स ऑफ द कोविड-19 विक्टिम्स जिनकी डेथ हुई है, उनके फैमिली मेंबर्स को क्या कंपनसेशन देना चाहिए, एक्स ग्रेडिया कंपनसेशन मिलना चाहिए उनकी फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि भाई हो सकता है किसी ब्रेड अर्नर या ब्रेड अर्नर की डेथ हो गई उस फैमिली मेंबर में, तो वो तो फैमिली तो बिल्कुल एक तरीके से परेशान हो जाएगी, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत परेशान हो जाएगी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि एक्स ग्राटिया कंपनसेशन मिलेगा टू दी family members of those of those COVID-19 victims जिनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द वायरस। ओके, अब देखा जाए तो प्रॉब्लम एक और अराइज हो रही थी क्योंकि लोग फॉल्सिफाई करके भी बहुत ज्यादा लोग फाइल कर रहे थे, कंपनसेशन फाइल कर रहे थे। लोग बता रहे थे कि भाई हम हमारे ब्रदर हमारे किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, लेकिन रियलिटी में कोविड-19 डेथ नहीं हुई और किसी चीज से डेथ हुई है, एक्सीडेंट से डेथ हुई है, बस फेक सर्टिफिकेट बनवा रहे थे। इस चीज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा परेशान हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम चाहते हैं कि डेट फिक्स हो जाए, मतलब 4 हफ्तों के अंदर लोग कंपनसेशन फाइल कर लें। जिन्होंने 4 हफ्तों के अंदर कंपनसेशन फाइल कर लिया उनको कंपनसेशन मिल जाएगा, जिनको नहीं फाइल किया उनको नहीं मिलेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा कंसर्न जताया, उन्होंने बोला कि नहीं, कोविड-19 की जो रिलीफ है वो एक्सटेंड होनी चाहिए। अभी देखा जाए तो जिनकी डेथ हो गई है उनको 60 डेज का टाइम मिलना चाहिए मिनिमम, ये बताया, अभी हुआ नहीं है ना, उनको 60 डेज का टाइम मिलना चाहिए। और जिनकी फ्यूचर में डेथ होगी बिकॉज ऑफ कोविड-19 उनको 90 डेज का टाइम दिया जाएगा। विद 90 डेज उनको कंपल्सरी रिलीफ फाइल करें। उनका कहना है कि 4 हफ्तों के अंदर लोग क्या होता है ना कि लोग उस ग्रीफ से नहीं निकल पाते कि भाई हमारे फैमिली मेंबर की डेथ हो गई। कंपनसेशन की बात अलग हो जाती है, लेकिन एक ग्रीफ की बात होती है कि हमारे एक फैमिली मेंबर्स को उन्होंने खो दिया, लॉस्ट हो गए। अगर इवन दो कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, ब्रेड अर्नर है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। इस चीज को लेकर 4 हफ्ते जो है वो डेडलाइन जो है वो कम है, इसी के चलते हमें डेडलाइन को एक्सटेंड करना चाहिए टू दी 6 मंथ्स ऑफ टू दी 60 डेज और 90 डेज अगर फ्यूचर में किसी की कोविड-19 से डेथ होती है तो। मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, सो विल मूव टू दी स्टेट न्यूज। लेट्स सी स्टेट न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो यस, हुआ क्या, ममता बनर्जी द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था एंड द स्टेटमेंट इज अबाउट कि वेस्ट बंगाल के पास भी ऑफर आया था कि आप पेगासस स्पाईवेयर जो है वो खरीद लो, जिससे आप सर्विलेंस रख सकते हो किसी भी पर्सन के ऊपर। लेकिन ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने खुद बोला कि हमारे पास ऑफर आया बट हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हमें यह पता है कि आंध्र प्रदेश की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, मतलब आपकी टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी की, और आपके उस समय आपके चीफ मिनिस्टर बेसिकली वो हुआ करते थे, चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे। उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया, सर्विलेंस रखा, इवन ऑन दी पब्लिक, इवन ऑन दी वोटर्स। मिनिस्टर्स के ऊपर रखा ही रखा, अपोजिशन के ऊपर भी रखा, इवन आपका वोटर्स के ऊपर भी उन्होंने सर्विलेंस रखा। अब इस चीज को लेकर रकल्स क्रिएट हो गया आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने बहुत, जब रकल्स क्रिएट हुआ और इवन जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उनके मेंबर्स ने बहुत डिमांड करना स्टार्ट करी कि भाई पैनल बनना चाहिए और पैनल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या प्रीवियस गवर्नमेंट ने पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया या नहीं किया, और यूज किया तो किस एक्सटेंट तक किया, क्या क्या सही में राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हुई है कि नहीं हुई है। इस चीज को लेकर आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने पैनल बना दी है, और वो पैनल इन्वेस्टिगेट करेगी अबाउट दी के प्रीवियस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या पेगासस स्पाईवेयर परचेज किया था कि नहीं किया था। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है और एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक और एडिटोरियल है आपका रिजर्वेशन रिलेटेड, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप, हमने पढ़ा ही था, इसको अपन पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। द सेकंड वन इट्स अबाउट द वाइटर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, इसको अपन पढ़ेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एंड द थर्ड वन जिसका अपन ओवरव्यू लेने वाले हैं, और वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के एडिटोरियल के अपन कोलैबोरेशन के साथ इसको पढ़ने वाले हैं, चेंजिंग द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ स्कैर्सिटी, इसको अपन पढ़ेंगे। चलो, the first one it's about the realizing the potential of Maitri and mateship। देखो अभी हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया ने बताया, ऑस्ट्रेलिया की जो
हाई कमिश्नर हैं, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया, उन्होंने एडिटोरियल लिखा है। और ये एडिटोरियल किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप जो है ना वो स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं, बायलेटरल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं इन दी टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिफेंस एंड इन दी कल्चरल टाइज को भी लेकर। अब वो अपन समझेंगे कैसे। और उन्होंने ये भी और एडिटोरियल इसलिए भी लिखा क्योंकि कल वर्चुअल समिट थी बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और बहुत सारी डील और बहुत सारी बातों को भी डिस्कस किया गया, और स्पेसिफिकली इस चीज पर डिस्कस किया है कैसे रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया जाए इंडिया और यूएस के, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। ओके, चल। तो सबसे पहले ऑथर ने टेरिटोरियल स्टार्ट किया ना, वो बड़े ही बहुत ही अच्छे सेंटेंस से स्टार्ट किया। उन्होंने ये बोला कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो इंडिया के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेगा by making the largest single investment in our bilateral relationship। मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अभी तक के बायलेटरल रिलेशनशिप में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा एंड अभी तक। और ये जो आपकी सबसे बड़ी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट जो होगी, सिंगल सिंगल इन्वेस्टमेंट जो होगी, वो ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट करेगा एज अ इंडिया का 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर ऑथर ने बोला कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों चाहते हैं कि दोनों के रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रेंथन हो, दोनों एक साथ काम करें और दोनों स्टेट के रिलेशनशिप इवन और स्ट्रांगर बन जाए। ये यहां पर ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने यहां पर बोला है। फिर ऑथर ने बोला कि अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया हो गया, ये दोनों नेशंस ना हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा आपके जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए कैसे हैं? कल्चरली बहुत बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कैसे हैं? उन्होंने खुद बोला कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने अराउंड 29 कल्चरली आर्टिफैक्ट्स जो हैं, जो कि इलीगली इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में आए थे, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिसीजन लिया है कि वो उनको वापस किए जाएंगे। और देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजिनियस पीपल हैं वो एग्जिस्टिंग देखा जाए तो कैन बी एसिमिलेटेड एज दी ओल्डेस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। अब ओल्डेस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया पहले देखा था बैरन लैंड था, बट उसको फाइनली यूके वहां पर क्या प्रिजनर्स भेजा था। अगर ऑस्ट्रेलिया के अगर आप लोगों को देखोगे ना तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत हेल्दी मतलब फिट होते हैं, बहुत उनकी हाइट ज्यादा होती है। अब उसका रीजन ये है क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया एक बैरन आइलैंड था, उस बैरन आइलैंड पर यूनाइटेड किंगडम ने प्रिजनर्स को भेजना स्टार्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही बना है। तो जब प्रिजनर्स को भेजना स्टार्ट किया, क्योंकि बैरन लैंड था कि आप उनको वहीं भेज दो, तो वहां भेज देते थे। तो उसके बाद वो एक तरीके से, फिर उसके बाद जब वहां लोग रहने लगे, लोगों का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, लोग सेटल हो गए वहां पर, तो फिर एक नई कंट्री का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, फिर वही चीज बताया गया कि इवन ऑस्ट्रेलिया कैसे रिकॉग्नाइज करता है कल्चरली इंडिजिनियस लोगों को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी 29 कल्चरली आर्टिफैक्ट्स इंडिया को वापस कर दिए जो ऑस्ट्रेलिया में गलत तरीके से आ गए थे। और एक चीज और देखी जाए कि जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो जब इंडिया में जो फ्रेंडशिप को लेकर क्या बोला जाता है, मैत्रीशिप, कि हम हमारी और आप में क्या है, मित्रता है ना। तो मैत्री, और ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं मेटशिप, और दोनों का सेम मीनिंग है। बोथ वर्ड्स स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड इक्वलिटी। ये चीज यहां पर बोली। फिर ऑथर ने बोला कि अभी 25 मार्च को, कल, जो दोनों नेशंस के हेड या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में जो समिट हुई, वर्चुअल समिट हुई, उन दोनों समिट में बात यही किया गया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, और क्लोजर कोऑपरेशन। और एक चीज और डिस्कस की गई कि एक रेगुलरली एनुअल समिट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाएगा। मतलब हर साल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एनुअली समिट की जाएगी, ईयरली, हर साल एक बार, जिससे रिव्यू किया जा सके इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर। ओके, फ्रॉथर ने बोला कि हमारा रिलेशनशिप जो है ना वो 2020 से और ज्यादा एलिवेट हो गए। अब एलिवेट किस किस बात पे हुए? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल एक्शन लिया साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर, हमने मैरिटाइम अफेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा आपका आपका बहुत ज्यादा डिस्कस किया, डिफेंस टाइज हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किए, इकोनॉमिक बिजनेस लिंक्स हमने स्ट्रेंथन किए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन हुआ, क्वाड ग्रुप।
जिससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा करीब आ गए और ज्यादा उनमें फ्रेंडशिप हो गई, कॉर्पोरेशन हो गया। ओके, फिर ऑथर ने बोला कि अभी हम लोग टेक्नोलॉजी और रिसर्च पे ही बात कर रहे हैं, रिसर्च पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, और वी आर वर्किंग ऑन द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, और हम सपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गई और अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर हो गई। तो हम दोनों पे वर्क करने वाले हैं और दोनों ही डेवलप करेंगे, दोनों नेशन मिलकर डेवलप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर और अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर को लेकर। ठीक है, जिससे हम, और इसमें करने वाले क्या है कि जिस हम इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का यूज करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में जो मिनरल्स हैं उसको अनलॉक किया जाएगा फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प ली जाएगी और ऑस्ट्रेलिया के आपके मिनरल्स का यूज किया जाएगा, क्रिटिकल मिनरल्स का यूज किया जाएगा टू डेवलप द ग्रीन हाइड्रोजन एंड टू आपका डेवलप द अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर, जिससे हमारा बूस्टअप होगा इन कोलैबोरेशन ऑफ आपका इनोवेशन, साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, और नए आइडियाज जो है वो एडअप होते जाएंगे। फिर ऑथर ने खुद बोला है कि हम लोग स्टैब्लिश करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसीज, जो कि देखा जाए आइडियाज को और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों मिलकर काम करेंगे। ये इस पर्सपेक्टिव से सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है। फिर आगे ऑथर ने यह भी बोला है कि हम लोग टू वे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खोलने वाले हैं, जिससे हमारी सप्लाई चेन भी सिक्योर हो जाएगी, कॉन्टेम्पररी इकोनॉमीज को हम अनलॉक करेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज और पीपल का जो फ्लो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिर आगे डिस्कस किया उन्होंने स्टूडेंट्स को लेकर। ऑथर ने खुद बोला है कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आते हैं और उस चीज की हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स आर हैविंग दे आर हैविंग वेरी दे आर वेरी स्किल्ड। ये चीज उन्होंने खुद बोली है। उन्होंने खुद बोला है कि हम इंडियन टैलेंट्स पे बहुत फोकस करने वाले हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हम उनको स्किल्ड बनाएंगे, उनको एजुकेशन देंगे और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और उनको इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। ये चीज उन्होंने बोली है। इस चीज को लेकर यहाँ पर ऑथर ने खुद बोला, ऑथर ने यहाँ पर स्कॉलरशिप देने की बात करी है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देगी, मैत्री स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप के साथ फेलोशिप भी देगी इंडियन स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, कि वो एक्सपीरियंस कर सकें ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम को, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज को। ओके, एंड फिर आगे ऑथर ने यही बोला है कि हमारा जो मेन फोकस जो है वो उस पर रहेगा, दोनों नेशंस कमिटेड इसी पे रहेंगे कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन हो। ठीक है, और इस चीज को लेकर हमने डिफेंस रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन किया है। डिफेंस रिलेशनशिप कैसे स्ट्रेंथन किए, कल भी हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कैसे स्ट्रेंथन हुए, कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डील हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। डिफेंस एग्रीमेंट इज अबाउट दी, कि लॉजिस्टिक वाला, लॉजिस्टिक ऐसा कि अगर इंडिया की जो बेस है वो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री यूज कर सकती है फॉर दी लॉजिस्टिक सपोर्ट, और इंडियन मिलिट्री यूज कर सकती है आपके ऑस्ट्रेलिया के बेसिस, आर्मी बेस या मिलिट्री बेस या नेवी बेस, फॉर दी लॉजिस्टिक सपोर्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा, डिफेंस रिलेशन स्ट्रेंथन हुए कि हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिससे हमारे हमारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा दूर हो सकती हैं, और हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे क्योंकि हम लोग एक ही रीजन से आते हैं, इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक रीजन से आते हैं। फिर ऑथर ने खुद बोला है कि अभी हम लोगों को बहुत दुख है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की डेथ हुई, और इसी के रिमेम्बरेंस में हम लोग ऑस्ट्रेलिया इंडिया यंग डिफेंस ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम उनके नाम पर रखने वाले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर्स इंडिया में जाएंगे, कुछ उनकी हेल्प करेंगे, इंडियन ऑफिसर्स ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे और उधर कुछ अपना हेल्प करेंगे, और कुछ एक नया एबिलिटी गैदर करके आने वाले हैं। ये चीज यहाँ पर ऑथर ने बोली है। फिर आगे ऑथर ने यही बोला कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारे स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक और कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एंड बाय स्ट्रेंथनिंग ऑन दीज, बाय फोकसिंग ऑन दीज एरियाज, हम लोग टू मल्टीलेटरल जो डेमोक्रेसीज हैं वो ज्वाइन करेंगे द स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो अब इसमें पढ़ना क्या है, अब पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, हम लोग कल्चरली बहुत ज्यादा फ्रेंडली है क्योंकि आर्टिफैक्ट्स सप्लाई करता है इलीगली जो चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, हम लोग टेक्नोलॉजी रिसर्च पे काम करने वाले हैं, और तीसरा स्टूडेंट फोकस करेंगे, और फोर्थ डिफेंस रिलेशनशिप। तो चार चीजें डिस्कस करनी, चार चीजें हमें याद रखनी है। पहला कल्चरली, दूसरा आपका
साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, थर्ड स्टूडेंट्स पे, एजुकेशन पर, और चौथा आपका डिफेंस को लेकर, जिससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है. मूविंग फर्दर, एंड दैट्स अबाउट द विदर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट. ऑथर ने बोला कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि पैंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है. ऑथर ने खुद बोला कि जब हम कोविड 19 के पहले की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2017 से 2018 का, इस ईयर का, वो 6.1% था ओवरऑल. अगर हम सेग्रीगेट करें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में और रूरल एम्प्लॉयमेंट में, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 7.8%. और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 5.3%. ये चीज बोला उन्होंने. और फिर ऑथर ने फिर आगे और डेटा डिस्कस किया जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेटा में उन्होंने यही बताया कि देखो पैंडेमिक में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा बूस्टअप हुआ था, डिक्रीज हुआ, फिर बढ़ा भी, फिर 2021 में फिर इंक्रीज हो गया, फिर बढ़ गया. तो ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है. अभी क्वार्टरली निकला है, अभी 2022 का तो पता तो है नहीं, अभी क्वार्टरली निकल रहा है, अभी ओवरऑल निकलेगा 2021 2022 का, क्योंकि अभी ईयर तो कंप्लीट हुआ नहीं ना पूरा. अभी ईयर कंप्लीट होगा मार्च 31 को, उसके बाद फिर डेटा उसके बाद आएंगे इस ईयर के. फिर आगे ऑथर ने बोला कि अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसमें बताया गया कि जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2021 में वो 9.04% रहा, एंड इट्स हायर देन दी, अभी अगर हम मंथ का देखें, जनवरी फरवरी मंथ का देखें, 7%. ठीक है, जनवरी फरवरी मंथ का कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है? 7%. और वहीं ओवरऑल 2021 का कितना रहा? 9.04%. और वहीं रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है, रूरल एम्प्लॉयमेंट कितना था? इट्स रोज टू 8.35% इन द ईयर फरवरी 2021 और 2022. और वहीं जून में कितना था? 8.5 to 7%. सो ये चीज बता रहा है कि कैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है एक ग्रेव कंसर्न बन गया सिंस द पैंडेमिक. क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट देखा जाए तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई स्कीम नहीं है. रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेकर स्कीम है मनरेगा, लेकिन अर्बन एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई स्कीम नहीं है कि भाई कि अर्बन में कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको हम पैसा देंगे या हम उसको जॉब देंगे. ऐसा नहीं है. स्किल्ड अनस्किल्ड कैसा भी नहीं है. हाँ, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ये लोग, गवर्नमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करती है, बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, उन प्रोग्राम्स को अपन डिस्कस भी करेंगे आगे चल के, समझ में आएगा. और ये भी चीज बताया गया कि कोई एक गवर्नमेंट को, लास्ट में होता ने यही बोला कि देखो गवर्नमेंट को ऐसा स्कीम लेके आनी चाहिए जिससे बेनिफिट प्रोवाइड हो टू द अनएम्प्लॉयड पर्सन. अब बेनिफिट कैसा? कि उसको जॉब मिले. लेकिन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम ऐसी कोई है ही नहीं जैसे मनरेगा है रूरल एरियाज में. इसी के चलते ऑथर ने अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा फोकस किया है. अब ऑथर ने बताया, देखो ऑथर ने खुद बोला कि चाइना में लेबर लॉ एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को लेकर, बट इंडिया में ऐसा नहीं है. ठीक है, इंडिया में कुछ स्कीम्स है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को लेकर, जैसे कि एक स्कीम क्या है? एक है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, और एक और है आपकी राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना. और उसके अंदर बताया गया कि अगर किसी पर्सन ने स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मतलब जब वो एम्प्लॉयड था, उसने अगर प्रीमियम दिया होगा, अपना इंश्योरेंस कराया होगा, या वो इंश्योर्ड होगा स्कीम के अंडर, तो उसको, और जैसे ही वो अनएम्प्लॉयड हुआ तो उसको कैश रिलीफ दिया जाएगा, मतलब उसको कैश ट्रांसफर दिया जाएगा ऑन अ डेली वेजेस. ठीक है, जो उसका डेली वेजेस है उस लास्ट 12 ईयर, मतलब मान के चलते हैं एक कोई पर्सन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मनु मिश्रा अभी एम्प्लॉयड है. ठीक है, और मनु मिश्रा अभी इंश्योर्ड भी है अंडर दी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर. ठीक है, और मान के चलो कि मनु मिश्रा नेक्स्ट मंथ क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया. ठीक है, तो मनु मिश्रा की जो लास्ट 12 मंथ की जो एवरेज सैलरी होगी, एवरेज वेज होगा, उसका 50% दिया जाएगा मनु मिश्रा को, क्योंकि मनु मिश्रा अनएम्प्लॉयड है, एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट उसका 50% फॉर दी नेक्स्ट 12 ईयर्स. एंड फॉर उसके बाद के 12 ईयर्स को मनु मिश्रा को सिर्फ 25% ऑफ दी डेली वेज में दिया जाएगा, है ना. जैसे कि मान के चलो मनु मिश्रा को अभी 100 रुपए महीना मिलता है, तो फिर आफ्टर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड मनु मिश्रा को 50 रुपए मिलेगा फॉर दी 12 ईयर्स. फिर उसके बाद मनु मिश्रा को 25 रुपीज मिलेंगे फॉर दी नेक्स्ट 12 ईयर्स. ये चीज ऑथर ने बोली, ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देता है. ठीक है, जो कि ठीक भी है, और उसके साथ साथ मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करता है और वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट टेन्योर.
फिर आगे ऑथर ने बोला कि 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लेके आए थे, दैट इज अटल बीमित व्यक्ति बीमित व्यक्ति योजना, जिसमें बताया गया कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड इंश्योर्ड पर्सन है तो उसको अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग फॉर 90 डेज। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को पायलट बेस पे स्टार्ट भी किया गया था फॉर दी 2 years, और अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, और अभी इसको कोविड-19 में इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया। फिर ऑथर ने खुद बोला है कि एक और एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, विच सेज कि अगर किसी इंडस्ट्री में 100 या 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं और वहां पर अगर किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल को रिट्रेंचमेंट के थ्रू निकाला गया, रिट्रेंचमेंट मतलब कि इंडस्ट्री निकाल देती है क्योंकि ये वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है, कि क्योंकि ये वर्कलोड कम हो रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रेगुलेशंस आ गए कि उस पर्सन को निकालना बन रहा है, उस पर्सन को निकालना पड़ रहा है। मतलब अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को निकाल दे, ले ऑफ कर दे, तो उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। ठीक है, तो यही बताया गया कि अगर कोई इंडस्ट्री रिट्रेंचमेंट करती है वर्कर्स को, जहां पर 100 या 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो कंपनसेशन दिया जाता है फॉर 15 डेज ऑफ एवरेज पे, मतलब 50%। जो उसने कमाया पैसा, जो हर महीने पैसा कमाता था, उसका 50% उस पर्सन को मिलेगा एज अ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ये रीइंट्रेंचमेंट बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन इसमें अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स इंक्लूड नहीं है इस एक्ट के अंदर। आपका अनऑर्गेनाइज लेबर वर्कर इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। फिर आगे ऑथर ने खुद बोला कि जब हम बात करते हैं लेबर कोड की, तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 बोलता जरूर है, डेफिनेशन में बोलता जरूर है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन देंगे, बट इसमें कोई भी ऐसी स्कीम नहीं प्रोवाइड की गई इस लेबर कोड के अंदर कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, तो लेबर कोड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम इंक्लूड करनी चाहिए, जो कि नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में, और गवर्नमेंट खुद की स्कीम निकालती है। फिर आगे ऑथर ने खुद बोला है कि ये स्कीम का सर्वे किया गया और ये स्कीम सक्सेसफुल साबित हुई। कैसे? एक एनुअल रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड स्टैंडर्ड नोट, इसकी रिपोर्ट आई थी, एनुअल रिपोर्ट आई थी। एनुअल रिपोर्ट में बताया गया कि अंडर दी राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंदर, अगर हम बात करें 2007 से लेकर 2020 तक, अभी तक सिर्फ 13,341 इंश्योर्ड पर्संस को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला। अगर टोटल अनएम्प्लॉयड लोगों के अगर हम कंपैरिजन में निकालें तो सिर्फ 0.043% लोगों को बेनिफिट मिला है। मतलब इवन 0.1% लोग भी बेनिफिट नहीं उठा पाए इस स्कीम के अंडर। तो ये स्कीम अनसक्सेसफुल निकली। दूसरा उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू दी अटल भीमिक व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर, जो कि 1 जुलाई से इन्फोर्स्ड है, तो उसमें बताया कि 1 जुलाई 2018 से लेकर मार्च 31 2020 तक हमने कैलकुलेट किया कि सिर्फ 120 क्लेम्स किए गए, 120 क्लेम्स, और स्कीम के अंदर सिर्फ 73 रुपीज का ही डिस्बर्समेंट किया गया ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो ऑथर ने खुद बोला है कि देखा जाए तो ये स्कीम कोई मैटर नहीं करती ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स के लिए ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ओके, फिर आगे ऑथर ने यही बताया गया कि वहीं अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज में मनरेगा ने बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड किया है और बहुत मिलियंस ऑफ वर्कर्स को रिलीफ प्रोवाइड करी है बिकॉज ऑफ मनरेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट अबाउट द अर्बन अनएम्प्लॉयड पब्लिक पीपल। और इंडिया में एक चीज और ऑथर ने खुद बोला है कि देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, न्यू लिबरल पॉलिसी पे चल रही है। न्यू लिबरल पॉलिसी का मतलब कि यहां पर गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट्स को ज्यादा रिलीफ दिया पैंडेमिक में एज कंपेरिजन टू दी अनएम्प्लॉयड, एज कंपेरिजन टू दी नॉर्मल पब्लिक। कॉर्पोरेट्स को ज्यादा बेनिफिट दे दिया। ओके, फिर आगे ऑथर ने ये बोला है कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो है उसको अमेंड करना चाहिए और एक यूनिवर्सल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम इंक्लूड करनी चाहिए। और ये चीज ऑलरेडी सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 ने रिकमेंड कर दी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम होनी चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइज वर्कर्स। और वो फाइनेंस कौन करेगा? एम्प्लॉयर फाइनेंस करेंगे, वर्कर फाइनेंस करेगा और गवर्नमेंट फाइनेंस करेगा। और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो मिल नहीं रहा और ऊपर से इन्फ्लेशन जो है ना वो 6% तक बढ़ गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी 12% से बढ़ा है। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है कि इवन दो एक तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा, और
ऊपर से महंगाई की मार। तो लास्ट में ऑथर का यही कहना है कि एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होनी चाहिए, जिससे जो वर्कर्स हैं इन दी अर्बन लेबर मार्केट, उनकी सफरिंग को हम लोग एलिमिनेट कर सकें। मूविंग फर्दर, सो अच्छा ये वाला जो एडिटोरियल है ना, चेंजिंग जूरिस्प्रूडेंस ऑफ स्कैरसिटी, इसको अपन ना टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक एडिटोरियल से कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। दोनों ही सिमिलर है। यहां पर ना थोड़ी सी रिजर्वेशन को लेकर बात की गई है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन से बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है। और आगे चलकर भी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ेंगे ना, यहां देखो, अ सोल्यूशन इन द सर्च, अ सोल्यूशन इन द सर्च ऑफ प्रॉब्लम ऑन 10% रिजर्वेशन। तो यहां पर भी रिजर्वेशन की बात करी, रिजर्वेशन को ही टारगेट किया, बट स्पेसिफिकली ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो अपन पढ़ते हैं, है ना। ऑथर का खुद कहना है, अच्छा ये ना ये रिलेटेड है इस न्यूज से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट मंथ ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को लेकर हियरिंग स्टार्ट करने वाला है। ठीक है। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये एडिटोरियल लिखा गया, ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ये चीज आई है। अब यहां पर ऑथर ने बोला कि अभी सुप्रीम कोर्ट में क्राइटेरिया को लेकर बहुत बहुत चैलेंज हुआ था ईडब्ल्यूएस कोटा, क्योंकि ये था कि ईडब्ल्यूएस कोटा आया इसी वजह से है कि ओबीसी क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाए। क्योंकि ओबीसी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यही है कि जिन फैमिली मेंबर्स की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, उनको उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो एक्सक्लूजन के बेस पे ईडब्ल्यूएस कोटा का क्राइटेरिया इंक्लूड किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने डिफेंड किया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। चलो अब समझते हैं। ऑथर ने सबसे पहले बताया कि 124th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल प्रेजेंट किया गया था, और उस बिल को एक्ट बनाया गया और 10% कोटा दिया गया फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। लेकिन ऑथर का यह कहना है कि देखा जाए रियलिटी में तो ईडब्ल्यूएस ना मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, देखा जाए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का 95 के ऊपर से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बेनिफिट हो सकते हैं इस रिजर्वेशन के अंदर। क्यों? ऑथर का खुद कहना है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ 2011-2012, बताया गया कि 99% ऑफ द हाउस होल्ड जो है उनकी एनुअल इनकम 8 लाख से भी कम है। And according to the Indian Human Development Survey, 98% ऑफ द हाउस होल्ड जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। तो आप एक्सक्लूड किसको कर रहे हो? आपने सभी को इंक्लूड कर दिया, तो फिर रिजर्वेशन लाने का मतलब ही क्या था? जब ये बिल 95% ऑफ द हाउस होल्ड को कवर करता है, तो आप एक्सक्लूड किसको कर रहे हो? किसी को भी नहीं, है ना। और जिनको एक्सक्लूड कर रहे हैं उनको जरूरत नहीं है जॉब्स की। तो ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। फिर ऑथर ने बोला कि हाँ, देयर आर प्रॉब्लम्स विद द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। प्रॉब्लम्स क्या है समझते हैं। यहाँ पर ऑथर ने पॉइंट से बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ऑथर का ये कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो इंदिरा सहानी और आपके मराठा रिजर्वेशन 2021 का जो जजमेंट था, उसमें ये क्या बोला गया था कि कैप एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50% का कैप एक्सीड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मान के चलो कि अगर किसी पर्सन को रिजर्वेशन दिया जाता है एससी के अंदर, एससी के अंदर उसको मिला 15% का रिजर्वेशन, तो जो रिमेनिंग आपकी जो सीट्स हैं उस पे तो रिजर्वेशन नहीं है, तो एससी उस पर ही फाइट कर सकता है। लेकिन अब एससी जनरल कैटेगरी में फाइट 10% से कम हो गया। क्यों? क्योंकि 10% ऑफ द सीट अब ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व हो गई। तो ये विन विन सिचुएशन है ही नहीं। मतलब मान के चलो, देखो जैसे कि मान के चलते 15 सीट्स आउट ऑफ 100 सीट्स, टोटल 15 सीट्स किसके लिए रिजर्व थी? एससी के लिए। बाकी फिर और भी लोगों के लिए रिजर्व होंगी। तो लेकिन 50 जो सीट्स है ना, टोटल 50 सीट्स जो है, 50 सीट्स वो तो आपकी जनरल के लिए रिजर्व, जनरल के लिए है ना। उसमें एससी भी आ सकता है, आपको ओबीसी भी आ सकता है, सब लोग आ सकते हैं। बट इसमें से भी 10 सीट टोटल कहां चली गई? ईडब्ल्यूएस के पास। तो अब 40 सीट्स बची जनरल के पास, इवन एससी के पास भी, एसटी के पास भी, ओबीसी के पास भी, जो यहां फाइट कर सकते हैं। पहले कितनी थी? 50 सीट्स थी। तो ये देखा जाए तो ये रिड्यूस कर रहा है सीट्स को, है ना, अपॉर्चुनिटीज और रिड्यूस कर रहा है। ये चीज बताएगा, तो इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन। दूसरा ऑथर ने बोला कि देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, गेटिंग कास्ट सर्टिफिकेट। तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दोज जो ओबीसी में भी नहीं आते, एससी में भी नहीं आते, एसटी में भी नहीं आते। और कास्ट सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल बेस पे बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। ये खुद एससी एसटी और ओबीसी हाउस होल्ड की रिपोर्ट बताती है। ये सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? थर्ड प्रॉब्लम का क्या कहना है? थर्ड प्रॉब्लम का यही कहना है कि जहां पर स्किल बढ़ रही है,
जहां पर स्किल की डिमांड बढ़ रही है, ओवर दी आपके ओवर दी सप्लाई ऑफ कैंडिडेट इन दी स्पेशलाइज फील्ड, वहां पर ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो कॉन्स्टेंट्स को इंक्रीज कर रहा है। एग्जाम्पल दिया, जैसे कि मान के चलो किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह खाली है फॉर दी क्वांटम फिजिक्स के लिए, लेकिन वो रिजर्व्ड है ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी कैंडिडेट है जो कि बहुत ज्यादा वेल डिजर्व्ड है फॉर दैट पोस्ट, लेकिन वो उस पोस्ट पे नहीं आ सकता। रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि वो सीट रिजर्व्ड थी फॉर दी ईडब्ल्यूएस। तो ये प्रॉब्लम है। फिर आगे ऑथर ने बोला रीडिजाइनिंग रिजर्वेशन, कि हमें रिजर्वेशन को रीडिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर आगे ऑथर ने यही बोला है कि यूपीएससी की रिपोर्ट भी आई और बहुत सारी चीजें भी आई, तो ये पढ़ना जरूर कि कैसे रिडिजाइन करना है। रीडिजाइन का मतलब उन्होंने एग्जाम्पल से बोला है कि प्रॉब्लम्स बताई हैं कि भाई यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में देखा भी जाता है कि जनरल लोग और विमेन को ज्यादा सीट मिल जाती है, बट एससी एसटी ओबीसी ज्यादा इंक्लूड नहीं हो पाते यूपीएससी में, इवन उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। ये चीज यहाँ पर बोली है। फिर आगे ऑथर ने बोला स्प्रेड दी बेनिफिट, तो ऑथर का यही कहना है कि सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, दो स्ट्रेटेजी मेन है, दो स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज हो सकती है। तो ऑथर का यही कहना है कि जितना ज्यादा हो सके रिजर्वेशन को आप बेनिफिट प्रोवाइड कर सको, स्प्रेड कर सको। कैसे? एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि एक पर्सन पूरे लाइफ टाइम में एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट यूज कर सकता है, और उसको आप आधार से लिंक कर दो। मतलब अगर उसने एडमिशन के समय रिजर्वेशन बेनिफिट ले लिया तो फिर वो जॉब्स के समय रिजर्वेशन नहीं ले सकता। पता कैसे करेंगे? तो इवन दो आप जब रिजर्वेशन वो ले रहा है एडमिशन के समय, तो उसको आप आधार से लिंक करिए। ये पहली स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि सेकंड स्ट्रेटेजी इज टू रिकॉग्नाइज दैट फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया जो है वो कहां से आएगी आपकी, ऐसा फैलाना है, ऐसा मतलब बताना है सब लोगों को, पब्लिक को, आम जनता को, कि इंडिया की जो अब इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्राइवेट सेक्टर से आने वाली है, एंटरप्रेन्योरशिप से आने वाली है। तो जिससे हम लोग जो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर पे कम फोकस करें, बल्कि प्राइवेट सेक्टर पे भी ज्यादा जा सकते हैं। क्योंकि अभी अभी देखा जाए तो लोअर सिटीज में, स्मॉलर सिटीज में भी अभी भी लोग ज्यादा फोकस ना गवर्नमेंट जॉब्स पर रहता है उनका, गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए, कैसी भी लग जाए, चाहे 50% सैलरी कम मिल रही हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए, है ना। लेकिन ऑथर का यही कहना है कि अभी देखा जाए तो फ्यूचर जो है ना, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी डिपेंड रहेगी और रिकॉग्नाइज बाय दी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप। ये चीज यहाँ पर ऑथर ने बोली है। फिर आगे ऑथर ने बोला कि हम लोग हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करते हैं, जॉब्स में रिजर्वेशन की बात करते हैं, बट हम लोग लोअर एलिमेंट्री एजुकेशन में फोकस नहीं करते, क्योंकि रिपोर्ट बाय दी इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे बताया गया कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं फ्रॉम एज ऑफ 8 टू 11, 68% ऑफ दी चिल्ड्रंस को लिखना आता है, रीड करना आता है। बट वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 56% है, एससी की बात करें तो 45%, और एसटी की बात करें 40% है। तो हमें एलिमेंट्री एजुकेशन को भी स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि हमें रिजर्वेशन देना ही नहीं पड़े आगे चलकर। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर on the national news again. So Supreme Court to hear petition on criteria for EWS quota next month होने वाला है। और वहीं तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो है उनका यही कहना है कि जो क्राइटेरिया दिया गया 8 लाख वाला, वो इस बेस पे नहीं दिया गया कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है, वो इस बेस पे दिया गया कि उन फैमिली मेंबर्स को दिया गया कि जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करती, बट वो ऐसी क्लास से बिलोंग करती हैं जहां पर वो स्मॉल सेविंग कर सकती हैं, बट इतनी सेविंग नहीं कर सकती कि वो हायर एजुकेशन जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी से ले सके। दूसरा, इंडिया ने अपने बोइंग 737 एयरप्लेन्स को सर्विलेंस पे रखा है, क्योंकि यही प्लेन जो है, इसी टाइप का प्लेन जो है क्रैश हुआ है चाइना में, तो उन्होंने रखा है कि भाई सर्विलेंस पे, कि भाई के इंडिया में कहीं दिक्कत ना आ जाए, इंडिया में इन प्लेन्स में दिक्कत ना आ जाए। सो अभी यूएस ऑफिशियल जो हैं विक्टोरिया न्यूलैंड, वो अभी साउथ एशिया के विजिट पे हैं, और वो कल उन्होंने मुलाकात करी इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से, हर्षवर्धन श्रृंगला से, और आज उनकी जो मुलाकात है वो आपकी फॉरेन मिनिस्टर से होगी, एस जयशंकर से होगी। एंड ये मीटिंग इसी वजह, साउथ एशिया मीटिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसी साल टोक्यो में आपकी क्वाड समिट होगी। ओके, मूविंग फर्दर, सो फाइनली पद्म अवार्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए बाय द प्रेसिडेंट। बाकी आपने पढ़ तो लिया था कि पद्म अवार्ड किसको मिला, पद्म भूषण याद रखना, पद्म विभूषण किसको मिला इस बार, जनरल बिपिन रावत को। मूविंग फर्दर, सो
राज्यसभा में क्वेश्चन राइज हुआ, और ये क्वेश्चन राइज हुआ कि भाई देखो, आप चाइना रशिया से आप ऑयल तो खरीद रहे हो, लेकिन उससे इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। तो उसी चीज को लेकर हरदीप सिंह पुरी का यही कहना है, मिनिस्टर्स उनका यही कहना है कि भाई रशिया से हमने ना 1% से भी कम क्रूड ऑयल खरीदा है। जो हमारी डिमांड है ना, उससे उसका 1% से भी कम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से। तो आप जो सोच रहे हो कि मेजोरिटी ऑफ दी जो ऑयल है वो रशिया से आ रहा है और प्राइसेस लो होने चाहिए और इंडिया यूएस के रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल इतना ले ही नहीं रहे। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, जब पैंडेमिक लगा था तो पैंडेमिक के समय ना बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस, उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो इस चीज को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक काम किया था, उन्होंने बोला था कि मान के चलो कि कार्गो जो प्लेन्स हैं, कार्गो प्लेन्स मतलब क्या होती है, कार्गो प्लेन्स वैसी प्लेन्स जो कि गुड्स लेके आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेके आती हैं, है ना। जैसे कि गुड्स ट्रेन होती है, तो वैसे ही गुड्स प्लेन्स होते हैं, कार्गो प्लेन्स बोलते हैं उनको। तो उनको बैन कर दिया था कि आप नॉन नॉन मेट्रो सिटीज में आप नहीं लैंड करोगे। मेट्रो सिटीज में आप लैंड करोगे, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, यहां लैंड करोगे आप। लेकिन अगर मान के चलो कि ग्वालियर आना है या फिर आपका भोपाल आना है, इंदौर आना है, तो आप उधर आप मटेरियल सप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि वो मटेरियल कौन सप्लाई करेगा, डोमेस्टिक एयरलाइन सप्लाई करेंगी। इंटरनेशनल फॉरेन एयरलाइंस आ गए, फॉरेन फॉरेन कार्गो प्लेन्स आ गए मेट्रो सिटीज में। अब उन मेट्रो सिटीज से नॉन मेट्रो सिटीज में सप्लाई करना ये कौन करेगा, डोमेस्टिक एयरलाइंस करेंगे, इंडियन एयरलाइंस करेंगे। जिससे जो डोमेस्टिक एयरलाइंस को लॉस बेयर करना था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, वो कम करना पड़ा। ये खुद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है, और ये अच्छी बात भी, उन्होंने खुद रिपोर्ट सबमिट करी है कि देखा जाए रेवेन्यू जो है वो 1500 करोड़ से 2300 करोड़ रोज हो गया, राइज हो गया। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट आई है कि नया पार्लियामेंट 44% तक कंप्लीट हो गया, और जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो 80% तक कंप्लीट हो चुका है। और डेडलाइन जो है न्यू पार्लियामेंट की वो अक्टूबर तक है। पहले तो आपकी इंडिपेंडेंस तक थी, बट वो नहीं हो पाई, वो डेडलाइन नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ दी पैंडमिक, लॉकडाउन की वजह से। इस चीज के चलते अक्टूबर को एक्सटेंड कर दिया था, अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया था कि, और यही बताया गया कि अक्टूबर तक जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक नया पार्लियामेंट में 480 करोड़ रुपए लग चुका है। मूविंग फर्दर, सो वही न्यूज के वर्चुअल समिट के बाद 29 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स जो हैं, एंटिकिटीज जो हैं, वो इंडिया को वापस मिल गए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और गवर्नमेंट ने ये बोला कि जिन स्टेट से आए हैं उन स्टेट्स को वापस भेज दिया जाएगा। मूविंग फर्दर, डिफेंस मिनिस्टर का यही कहना है कि हाँ, अभी करीब 1 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो रिक्रूटमेंट अभी भी नहीं होगा, उसका रीजन यही है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से। और रैलीज में क्या होता है कि भाई सब लोग इकट्ठे होते हैं और स्वेट होते हैं सब लोग, तो एक रैलीज नहीं करवा सकते, रिक्रूटमेंट नहीं करवा सकते आर्मी में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। और एक और क्वेश्चन अराइज हुआ था, यही क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या अ, जिन जो लोग 2 साल के अंदर, क्योंकि 2 साल से कोई वैकेंसी निकली नहीं, 2 साल से रैलीज कोई हो ही नहीं, एक दो रैलीज हुई हैं। वैसे ऑन एन एवरेज अराउंड 80 टू 70 रैलीज होती हैं, 70 टू 80 रैलीज होती हैं। तो यही चीज बताया गया कि क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर जो मिनिस्टर का यही कहना है कि रिलैक्सेशन की बात अभी कंसिडरेशन में है रिस्पेक्टिव मिलिट्री सर्विसेज के पास। मूविंग फर्दर ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो इंडिया से तो बेनिफिट मिल गया चाइना श्रीलंका को। आपका इंडिया ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग करी, इंडिया ने अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर का एक तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड किया है। और क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, उसको रिवाइव करने के लिए कर, फिर श्रीलंका ने चाइना से भी अराउंड 2.5 बिलियन डॉलर का असिस्टेंट जो है वो मांगा है। लेट्स सी चाइना देता है कि नहीं, चाइना दे देगा। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।